कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के बारे में कि जो मतलब ट्यूबरक्लोसिस में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। और इसमें दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस में फर्स्ट लाइन की मेडिसिन होती हैं, देन होता है सेकेंड लाइन की मेडिसिन होती हैं। तो आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि फर्स्ट लाइन मेडिसिन कितने दिनों तक चलती हैं, देन सेकेंड लाइन की मेडिसिन कितने दिन तक चलती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो ट्यूबरक्लोसिस में कौन कौन सी एजेंट होते हैं, मतलब ये ड्रग्स काम क्या करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। These are chemotherapeutic agent which are used mainly against tuberculosis, bacilli, mycobacterium, tuberculosis which cause tuberculosis। कहना चाहिए कि ये दोस्तों कि जब जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई की वजह से कॉज होता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, ये मेनली इनका काम ये रहता है कि ये एक केमिकल सब्सटेंस होती हैं, केमिकल से बनी होती हैं और इनका वर्क ये रहता है कि ये माइकोबैक्टीरियम को डिस्ट्रॉय करती हैं दोस्तों। यदि आपको क्लियर विजुअल ना हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है दोस्तों। ये तो हमने जान लिया कि इंट्रोडक्शन क्या था ये मेडिसिन के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ड्रग डोज से एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे प्राइमरी एजेंट और यहाँ पे सेकेंडरी एजेंट। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस मंथ में कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं और चलाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन या प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट कौन कौन होते हैं। तो प्राइमरी एजेंट में आती हैं दोस्तों सबसे पहले जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक है, जो कि एंटीबायोटिक होती है दोस्तों। इसमें सारी मेडिसिन एंटीबायोटिक होती हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट काम करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। तो पहला है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड में जो दोस्तों इसका डोज की बात की जाए तो 5 mg पर kg पर डे ओरल और IM इसको दिया जा सकता है दोस्तों। पर इसकी डोज की बात की जाए तो 5 mg पर kg पर डे ये दी जाती है। देन दोस्तों आइसोनियाजिड बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट पे करती है। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन को तो आप जानते होंगे दोस्तों, ये एक बहुत ही इफेक्टिव बैक्टीरियोसिडॉल एंटीबायोटिक होती है जो कि अदर सिस्टमिक इन्फेक्शन होते हैं दोस्तों, जैसे UTI वगैरह ऐसे इन्फेक्शन में भी ट्रीट करने के काम में आती है। तो ये रिफाम्पिसिन भी यूज़ की जाती है। और इसकी डोज की बात करें तो 10 mg पर kg पर डे। PO का मतलब होता है दोस्तों जब मेडिसिन ओरली लिया जाता है तो उसको PO शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका जो डोज की बात की जाए तो 10 mg पर kg पर डे दिया जाता है। देन इसके बाद थर्ड मेडिसिन की बात करें तो थाम्ब्यूटाल, ये भी एक एंटीबायोटिक होती है दोस्तों जो कि 25 mg पर kg पर डे ओरली दी जाती है दोस्तों। ये सारी टैबलेट फर्स्ट लाइन की है दोस्तों। ये चलती हैं तो पांचों टैबलेट 6 मंथ तक करीबन चलती है। देन इसके बाद फिर ये मेडिसिन सेकेंड लाइन की चलती हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। देन इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है दोस्तों, जिसका डोज की बात करें तो 15 mg पर kg पर डे IM ये इंजेक्शन फॉर्म में लिया जाता है। देन इसके बाद पैराजिनामाइड, ये हमारी लास्ट एंटीबायोटिक है फर्स्ट लाइन की। तो पैराजिनामाइड ये इसकी डोज की बात करें तो 20 mg पर kg पर डे ओरली दिया जाता है दोस्तों। तो ये प्राइमरी एजेंट हो गया, पर कहना चाहिए कि फर्स्ट लाइन की ड्रग्स हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेकेंड लाइन की जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है कैप्रोमाइसिन। कैप्रोमाइसिन की बात करें दोस्तों तो इसकी डोज की बात करें तो 10 to 15 mg पर kg और इसका जो रूट है दोस्तों तो IM/IV OD मतलब वंस दिन में एक बार लिया जाता है दोस्तों। देन इसके बाद कैनामाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है दोस्तों, जो इसकी बात करें इसकी डोज की तो 15 mg पर kg
IMIV दिया जाता है और इसका भी वंस अ डे, OD का मतलब वंस अ डे, दिन में एक बार दिया जाता है। देन इसके बाद पैरा एमाइनो साइक्लिक एसिड होता है दोस्तों, ये भी एक एंटीबायोटिक होती है जो कि जिसका डोज है 150 mg पर kg डेली, इसको भी दिया जाता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोसिरिन, ये भी एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन है दोस्तों, जो कि 500 mg 1 ग्राम ओरली पर डे दिया जाता है। अब दोस्तों हमने तो जान लिया कि कौन कौन सी मेडिसिन फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार से लिया जाता है। आइए हम इसमें देखते हैं दोस्तों। तो ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ट्रीटमेंट जो है तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है वो 0 से 6 मंथ तक चलाया जाता है दोस्तों। 0 से 6 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। देन इसके बाद उसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट बोलेंगे। देन इसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो 18 से 24 मंथ तक ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। तो 6-7 मंथ से जो है तो 7 से 8 मतलब डॉक्टर ही अपने हिसाब से मतलब बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलाते हैं ट्रीटमेंट। तो पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दोस्तों। तो फर्स्ट 2 मंथ में क्या होता है कि फर्स्ट और 2 मंथ में क्या कौन कौन सी एंटीबायोटिक चलती हैं। पहले रिफाम्पिसिन, देन एथाम्ब्यूटाल, देन दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड, देन इसके लिए आइसोनियाजिड दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोनियाजिड चलती हैं दोस्तों। देन इसके बाद ये तो फर्स्ट और 2 मंथ में चलाई जा रही हैं दोस्तों। कौन कौन सी, हमने देखा कि जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है वो 6 मंथ का होता है। तो फर्स्ट और 2 मंथ में चलाई गई रिफाम्पिसिन, एथाम्ब्यूटाल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड और आइसोनियाजिड। अब नेक्स्ट 4 मंथ में कौन कौन सी चलेंगी ये देखते हैं। रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड फिर दो मेडिसिन चलती हैं दोस्तों 4 मंथ तक। तो अभी अपना हो गया दोस्तों 6 मंथ हो गया, ये हो गया शॉर्ट टर्म। मीन्स कि कहना चाहिए कि 2 मंथ ये सारी एंटीबायोटिक चली और 4 मंथ रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड ये एंटीबायोटिक चलती हैं 6 मंथ तक दोस्तों। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। देन इसके बाद यदि इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है चलता है दोस्तों 18 to 24 मंथ तक चलता है दोस्तों ये ट्रीटमेंट। और इसमें मेडिसिन इंक्लूड होती हैं आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, पैरा एमाइनो साइक्लिक एंड एथाम्ब्यूटॉल। ये मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन 18 to 24 मंथ तक अप्लाई किए जाती हैं पेशेंट के ऊपर। तो ये तो रहा दोस्तों ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी। दोस्तों एक बहुत ही इफेक्टिव बात बताना चाहते थे, क्योंकि जो मेडिसिन होते हैं मतलब कहने का मीन्स जो ट्रीटमेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस का, यदि वो उसको एक दिन भी लैप्स करते हैं तो भी जो माइकोबैक्टीरियम का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली होता है। तो इसलिए एक भी दिन लॉस करना गलत होता है दोस्तों इसका ट्रीटमेंट। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब किन किन पेशेंटों को ये नहीं लेना चाहिए। तो जिनको बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी होती है किसी भी मेडिसिन से उनको, और सीवियर लंग डिजीज़। अब आप लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन का मीन्स होता है हम किन पेशेंटों को ये मेडिसिन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों सीवियर लंग डिजीज़। कहना कि मीन्स ये है कि यदि किसी पेशेंट को लंग कैंसर है दोस्तों, COPD जैसे क्रॉनिक कंडीशन चल रही है तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। वो डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिकेशन चलाते हैं। देन इसके बाद इन ड्रग्स को यदि कोई पेशेंट लेता है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो पहला है नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स कि किडनी में कुछ टॉक्सिसिटी बढ़ जाते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाते हैं। न्यूराइटिस मीन्स कि जो एथाम्ब्यूटाल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों, जो कि नर्वस सिस्टम में इफेक्ट डालती है, वहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। देन पेशेंट को में भी डायरिया भी हो सकता है, हेडेक होने लगता है दोस्तों। और हाइपोटॉक्सिसिटी मीन्स कि लीवर में भी टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है। देन हेपेटाइटिस, लीवर में इन्फ्लेमेशन आने के चांसेस हो सकते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक, इसी की डिफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
देन एब्डोमिनल में क्रैम्प्स देखने को मिल सकता है। अटेक्सिया मतलब अपने जो मसल्स होती हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं रहती। देन हाइपर यूरेमिया, यूरिक एसिड जो है तो ब्लड में बढ़ जाता है दोस्तों। और ऑटोटॉक्सिसिटी, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन भी हो सकता है दोस्तों। तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों, एडवर्स इफेक्ट। यदि लगातार कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं तो इनके ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि इनके नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। तो फर्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शन सिमुलेंटेनियसली यूज विथ एल्कोहल इंक्रीज रिस्क ऑफ हिपेटोटॉक्सिसिटी। यदि अल्कोहल पेशेंट इन ड्रग्स के साथ में अल्कोहल लेता है तो ऑब्वियसली जो है उसको ना उसके लिवर डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं दोस्तों। देन इसके बाद आइसोनियाजिड इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनोटाइन। दोस्तों फेनोटाइन एक एंटी सीजर ड्रग्स होती है। यदि अब यदि आप आइसोनियाजिड के साथ में यदि आप फेनोटाइन ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये जो आइसोनियाजिड है ये इसके मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करती है। मीन्स कि इसका प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होता ये फेनोटाइन का। देन इसके बाद यूज ऑफ एंटा एसिड विथ आइसोनियाजिड में डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोनियाजिड। यदि आइसोनियाजिड के साथ में यदि कोई एंटा एसिड ले रहे हैं, सपोज पेंटाप्रेजोल हो गया या रेनिटिडिन हो गया, ये मेडिसिन यदि इसके साथ में लेते हैं तो इसके एब्जॉर्प्शन में डिले एब्जॉर्प्शन होता है किसका, आइसोनियाजिड का। देन इसके बाद गाइस हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन। ये जो मेडिसिन हमने इतने सारे पढ़े दोस्तों, इनका हम क्या पढ़ेंगे, एक्शन क्या होता है दोस्तों, एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। देन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन दे आर टू टाइप का इनका एक्शन होता है। पहला होता है बैक्टीरियोसिडॉल, दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। दोस्तों आप लोगों को पहले बता दें कि बैक्टीरियोसिडॉल का मीन्स ये होता है कि ऐसी मेडिसिन्स जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देती हैं, मार देती हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मीन्स ये होता है कि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती हैं, वो मार नहीं पाती। तो ये अंतर होता है दोस्तों कि बैक्टीरियोसिडॉल का मीन्स कि ऐसी मेडिसिन जो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करती हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक का मीन्स कि वो कुछ टाइम तक के लिए मतलब उसको कंट्रोल कर देती हैं। तो बैक्टीरियोसिडॉल के अंदर आती है रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड एंड आइसोनियाजिड। ये सारी आती हैं किसके अंदर, बैक्टीरियोसिडॉल के। और बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर आती है थाम्ब्यूटाल, PES, ये अभी हमने पैरासाइक्लिक एसिड जो मेडिसिन देखा था वो है। देन इथोनामाइड, इथाम्ब्यूटाल जो होती है, ये मेडिसिन जो है कंट्रोल करती है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इसका क्या होता है एक्शन। तो दे किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बाय सेल वॉल सिंथेसिस RNA रिफॉर्मेशन। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सपोज गाइस ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन बनता है, जो भी RNA बनता है, इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं ये मेडिसिन, जिससे बैक्टीरिया की डेथ होने लगती है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। मीन्स कि एक नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ये ड्रग्स पेशेंट को देने के बाद। तो पहले असिस्ट द पेशेंट ब्रीथ साउंड एंड इवेलुएट स्पुटम फॉर कल्चर। मीन्स कि एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसके लंग्स की ब्रेथ साउंड को असिस्ट करे कि उसके जो लंग्स कितना डैमेज हुआ है, ये सारी चीज़ें असिस्ट करने के लिए साउंड सुनना चाहिए। देन उसके जो स्पुटम से दोस्तों कफ है, बहुत ज़्यादा कफ को बाहर करना चाहिए, असिस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि कफ ट्यूबरक्लोसिस जिनको होते हैं तो उनको कफिंग बहुत होती है, तो कफ को बाहर करना चाहिए फॉर कल्चर मीडिया के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। देन इसके बाद इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अवॉइड अल्कोहल ड्यूरिंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी प्रिवेंट हिपेटोटॉक्सिसिटी। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है जब तक टीबी या ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है, टू टेक द रेगुलरली प्रिस्क्राइब टाइम एंड नॉट मिस इट इवन सिंगल डोज। एक भी डोज को मिस नहीं करना है पेशेंट को, नहीं तो उसको दोबारा से पुनः ट्रीटमेंट मतलब वही उतना ही ज़्यादा मेडिसिन लेना पड़ जाएगा।
तो रेगुलर पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उसको लेना ज़रूरी है दोस्तों। देन इसके बाद पुअर कंप्लायंस इन द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट। यदि पेशेंट प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा है कि हम आज नहीं खाएंगे टेबलेट कल खा लेंगे, तो इससे ना मिस हो जाती है जो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट एक स्ट्रेटजी होता है, वो मिस हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा पेशेंट को नहीं करना चाहिए। इससे डॉक्टर को पता लग जाता है कि आपने कितने दिन मतलब 1 या 2 दिन आपने मिस किया है टैबलेट को, तो ये पता लग जाता है। देन रेगुलर न्यूट्रिशनल साइड इफेक्ट एंड इंक्रीज द फूड रिच विटामिन कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन्स, मीन्स कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स को अवॉइड करना चाहिए जो आपको गलत इफेक्ट प्रभाव डालते हैं, और विटामिन रिच डाइट जो है तो लेना चाहिए। देन रिफाम्पिसिन कलर बॉडी फ्लूइड एंड सिक्रेशन लाइक, जब रिफाम्पिसिन लेते हैं दोस्तों तो उसकी सिक्रेशंस और सलाइवा यूरिन में इनमें कलर चेंजेस हो जाते हैं। देन इसके बाद इंस्ट्रक्ट वुमेन टेकिंग रिफाम्पिसिन यूज टू इफेक्टिव बैरियर ऑफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। कहना चाहिए ये दोस्तों कि यदि कोई वुमेन को बहुत दिनों से वो टैबलेट चल रही है दोस्तों, टैबलेट तो चलती ही हैं कम से कम 6 मतलब कहना चाहिए 1 ईयर तक ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चलता है। तो इसमें होता ये है दोस्तों कि जो यदि किसी वुमेन को ट्यूबरक्लोसिस है तो वो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करे दोस्तों, क्योंकि यदि यूज़ नहीं करेगी तो उसमें जो बेबी का फॉर्मेशन है उसमें भी माइकोबैक्टीरियम का इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए उसको कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना चाहिए। तो ये रही दोस्तों नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। गाइस यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।